नमस्कारम। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो चेसेबल मास्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है। और खासकर अगर हम एंड गेम की बात करें तो जब भी रुक और अपोजिट कलर बिशप वाले एंड गेम आते हैं तो बहुत लोगों को ये लगता है जनरली कि वो ज़्यादातर ड्रॉ ही होते हैं, या अक्सर लोगों को यही एक गलतफहमी होती है। हालांकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो देखने चाहिए। खुद मैं ऐसे बहुत सारे पोजीशंस खेला हूँ जिसमें मैंने कुछ गेम्स जीते भी हैं इसी एक कॉन्सेप्ट के कारण। तो ऐसे एंडिंग्स को हमको कैसे खेलना चाहिए इसमें आपको ज़रूर देखने मिलेगा। और ख़ासकर अगर पूरे गेम की बात करें तो ब्लैक ने बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ उसको कंटिन्यू रखा और बहुत ही मज़ेदार गेम हुआ, तो हमको ज़रूर देखना चाहिए। हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। E4, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू B5, नाइट F6। देखा जाए तो बर्लिन डिफेंस से स्टार्ट हो रही है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने D3 खेल दिया और जो बर्लिन डिफेंस का जो मेन लाइन है उसको अवॉइड कर दिया था नाकामुरा ने यहाँ पे। अगर हम देखें क्विकली बर्लिन डिफेंस में क्या होता है तो यहाँ पे शॉर्ट कैसल, नाइट इनटू E4, D4। और आप यहाँ पे जनरली जो है नाइट D6 जाते हैं, इसमें बिशप कट C6 टेक्स, डी कट ई, नाइट F5। और क्वीन एक्सचेंज होने के बाद ये जो पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मुझे लगता है, और खासकर यही पोजीशन ज़्यादातर खेलते हैं लोग, राइट। तो बर्लिन डिफेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही सॉलिड ओपनिंग है ब्लैक के लिए भी। अगर हम देखें तो डबल बिशप है उसके पास। हालांकि क्वीन एक्सचेंज हो चुका है लेकिन उसके बावजूद ये पोजीशन जो है, ये एंड गेम जो है क्रैक करना इतना आसान नहीं होता वाइट के लिए। और अगर इस पूरे वेरिएशन की बात करें तो डेफिनेटली एक चैंपियनशिप सबको याद आती है, दैट इज जो क्रामनिक और कस्परोव के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इसको कंटिन्यूअसली खेला था क्रामनिक ने। और कस्परोव तक जैसे प्लेयर के लिए भी हार्ड था इसको क्रैक करना। तो उसके बाद से इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी और बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया, जितने भी हायर प्लेयर हैं उन्होंने। हालांकि गेम में D3 खेला फोर्थ मूव पे और बर्लिन डिफेंस को उन्होंने अवॉइड कर दिया जो मेन लाइन है उसमें। बिशप C5 खेला, ये बहुत ही एक एक्टिव प्लान है। बिशप कट C6, डी कट C6। अब आप देखिए तो ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली रॉयल लुपिस जो एक्सचेंज वेरिएशन है, जो कि बॉबी फिशर का भी एक फेवरेट वेरिएशन था। सिर्फ उसमें फ़र्क ये होता है कि आप A6 को इमीडिएटली मार देते हो और C5 बिशप जनरली उसमें जल्दी नहीं खेलते हैं। बिशप जो है आप कभी ना कभी E6 पे रखते हो या D6, E7 पे रखते हो या D6 पे रखते हो। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सिमिलर है। शॉर्ट कैसल किया, डेफिनेटली आप नाइट इनटू E5 नहीं मार सकते हो बिकॉज इसमें देखा जाए तो क्वीन D4 आ रहा है, और यहाँ तो बिशप इनटू F2 मार के भी आ रहा है, बट क्वीन D4 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। तो उन्होंने कैसल किया यहाँ पे, नाइट टू E7, नाइट D7। अब नाइट D7 में बात ये है कि सिंपली इसको सपोर्ट दे रहे हैं ब्लैक से। और खासकर बाद में फ्यूचर में आप एरोस कभी कभी गलत हो जाते हैं, नाइट F8, नाइट E6 और F6 करके आप इन सभी स्क्वायर्स को कंट्रोल करते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए एक ऐसा गेम था जो सैद अली आयलदेचो के साथ मेरा एक गेम हुआ था नागपुर टूर्नामेंट में, जहां पर एक्चुअली मुझे आईएम नॉम का चांस था जीतकर उस गेम को। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में मेरे पास अच्छा चांस भी था विनिंग, लेकिन वो ड्रॉ हुआ था और मैंने फर्स्ट जो मेरा आईएम नॉम हो सकता था वो मिस किया था। तो इस पर्टिकुलर सेटअप को मैं बहुत अच्छे से मुझे लगता है जानता हूँ। और नाइट D7 के बाद यहाँ पे नाइट BD2 खेला, शॉर्ट कैसल। यहाँ पे हमको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं था कि शॉर्ट कैसल जल्दी करें, और ब्लैक चाहे तो पहले F6 भी जा सकता है हमेशा। लेकिन उसमें एक दिक्कत हो जाती है कि जैसे ही आप F6 पुश करोगे आपका कंट्रोल H4 स्क्वायर से छूट जाएगा और वाइट जो है वो नाइट H4 आ सकता है हमेशा, वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। सो मे बी वो भी एक रीज़न है। और क्योंकि आपने नाइट D7 ऑलरेडी खेल चुके हो तो ज़रूरत नहीं है E5 को प्रोटेक्ट करने की। नाइट C4 खेला यहाँ पे, रुक E8, A4। अभी देखा जाए तो ओपनिंग में ऐसे जो मूव्स होते हैं उनमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वाइट जो है वो क्वीन साइड स्पेस के लिए खेल रहा है इधर। और खासकर फ्यूचर में अगर आप कभी B5 खेलते हो तो वो भी उसके लिए ठीक रहेगा बिकॉज आपने A4 खेल के ऑलरेडी उस स्क्वायर को चैलेंज कर रखा है। तो A5 खेला, पोजिशनली मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट है बिकॉज वाइट को ये अलाउ नहीं करना चाहिए ज़्यादातर, सॉरी ब्लैक को। यहाँ पे A5 के बाद H4 खेला। अब देखा जाए तो ये एक नॉवेल्टी है, मतलब मैंने जितना भी सर्च किया था मुझे कोई गेम मिला नहीं था इसमें। और खासकर अगर हम देखें तो इस मूव से नाकामुरा का जो अग्रेशन है, क्योंकि इस वक्त वो जो टूर्नामेंट शुरू थी उस वक्त वो थोड़ा पीछे थे पॉइंट टेबल पे, तो उन्होंने एक अग्रेसिव मूव चूज किया और उनको लगा शायद वाइट है तो मैं
आराम से खेल सकता हूँ ऐसे पोजीशंस। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, टेक्निकली अगर हम देखें तो आप जब h4 खेल रहे हो तो आप g4 स्क्वायर दे रहे हो पहली बात। तो अब हमेशा जब भी bg4 आएगा या नाइट f6 आके नाइट इधर आएगा तो वो पोजीशंस हमेशा ब्लैक को फेवर करेंगे। और इतना इजी भी नहीं है यहाँ से अटैक करना, राइट। ब्लैक के पास अभी भी बिशप पेयर है इसमें। सो यहाँ पे नाइट b6 खेला, जो कि एक बहुत ही सही चाल थी यहाँ पे, बिकॉज जो c4 का नाइट है उसको आप चैलेंज कर रहे हो। और अगर किसी भी टाइप से कुछ पीसेस एक्सचेंज हो जाते हैं तो डेफिनेटली ब्लैक के लिए ओके रहेंगी पोजीशन, क्योंकि ब्लैक के पास जो पीसेस स्पेस है वो इतनी अच्छी है नहीं। तो नाइट b6 को नाइट e3 खेला। ऑफकोर्स आप b6 से इसको एक्सचेंज करने की नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। जनरली हम मानते हैं कि बिशप पेयर को मेंटेन करना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ऐसे जो रूल्स होते हैं, क्योंकि चेस के जो ज्यादातर रूल्स होते हैं वो 70-80% ही हमको मानना चाहिए, कभी ना कभी उनको ब्रेक करना होता है, राइट। सो यहाँ पे बिशप इंटू e3 मारा। अब दिक्कत ये है व्हाइट के पास कि आप बिशप इंटू मारोगे या पॉन इंटू। उन्होंने क्योंकि उन्होंने h4 ऑलरेडी खेला था तो उस हिसाब से उन्होंने f इंटू मारा, बिकॉज आपको f फाइल ओपन चाहिए। अगर आप बिशप इंटू मारते हो तो फिर बिशप g4 आ जाएगा, और उसके बाद आई थिंक इसको रिलीज करना इतना आसान भी नहीं था। तो f इंटू ई3 के बाद हुआ ये कि नाइट d7 खेला। अब ये एक बहुत ही अच्छी चाल है, क्योंकि आपने देखा कि नाइट जो है वो पहले f6 गया, फिर d7 आया, b6 गया, और जैसे ही अब एक पीस एक पेयर एक्सचेंज हो गया, वापस से वो रिटर्न आ रहा है, क्योंकि हमको g4 के लिए फाइट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्यूवरिंग था इस गेम का। नाइट बिशप d2 खेला, जो लास्ट रिमेनिंग माइनर पीस था उसको भी डेवलप किया, और खासकर अब क्वीन जब आप एक बार हटा लोगे तो रुक्स कनेक्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स कि आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पर नाइट f6 खेला, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे h4 खेला था, g4 बहुत ही अच्छा स्क्वायर है ब्लैक के लिए यूज करने का। नाइट h2 खेला यहाँ पे। ऑफ कोर्स जो आइडिया है नाइट h2 का आप क्लियरली देख सकते हैं कि g4 आने की कोशिश कर रहा है व्हाइट, और एक बार अगर g4 g5 आ जाता है तो फिर आप नाइट g4 नाइट f6 भी ट्राई कर सकते हो। सो ये एक पॉसिबिलिटी थी। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे h5 खेला। ये एक बहुत ही सही चाल थी और बहुत राइट टाइम पे आई थी, बिकॉज एक बार अगर g4 आ जाता तो मुझे लगता है कि किंग साइड में थोड़ा ना थोड़ा प्ले मिल जाता व्हाइट को। सो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो आप ऐसे मूव सोच सकते हो कि रुक इनटू मार के क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है क्वीन इंटू f6 क्वीन इंटू h5 के बाद इतना कुछ मिल नहीं रहा है एक्सचेंज सैक्रिफाइस में। अदरवाइज ऐसे सैक्रिफाइसेस स्पेशली जब किंग रिलेटेड एरिया होती है तो ठीक ठाक होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सो क्वीन f3 खेला उन्होंने, रुक इंटू f6 नहीं मारा वहां पे। क्वीन टू e7, क्योंकि जब भी आप इसको हटाओगे यहाँ से तो f7 को प्रोटेक्शन चाहिए क्वीन f3 के बाद। बिशप c3 खेला यहाँ पे। ऑफ कोर्स जो आइडिया है वो ये हो सकता है कि एक तो फ्यूचर में आप रुक e1 आके और d4 खेल सकते हो, और दूसरा e5 पे कांस्टेंट हमेशा प्रेशर भी बन रहा है इसमें। सो c5 खेला, पॉसिबली यहाँ पे d4 रोक रहे हैं एक तो जो ब्लैक है, और खासकर कभी ना कभी आप c4 भी ब्रेक दे सकते हो। सो यहाँ पे b3 खेला टू स्टॉप c4, नाइट g4। अब यहाँ पे बहुत जरूरत थी कि कोई ना कोई एक पीस जो है वो कंट्रोल करे g4 को, और अगर एक बार एक्सचेंज हो जाता है नाइट नाइट इंटू g4 बिशप इंटू g4, तो आई थिंक उसमें एकदम ठीक ठाक पोजीशन रहेंगी ब्लैक को, और व्हाइट के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कहीं से क्रैक करना। हालांकि देखा जाए तो h4 अभी मर रहा है, तो उसको बचाने के लिए बिशप e1 खेला यहाँ पे व्हाइट ने। और जैसे ही बिशप e1 खेला, अब एक बात क्लियर थी कि आप नाइट इंटू h2 किंग इंटू h2 बिशप g4 आ सकते हो, लेकिन कहीं से भी ये आइडिया नहीं आ रही है कि क्यों उसको एक्सचेंज करना चाहिए। बिकॉज जनरली जब तक जरूरत नहीं है, जब तक आपको कुछ खास मिल नहीं रहे या लॉन्ग टर्म कोई उसका गोल नहीं है, आपको एक्सचेंजेस अवॉइड करने चाहिए, आपको पीसेस मेंटेन करना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि व्हेन टू एक्सचेंज व्हेन नॉट टू एक्सचेंज, ये सब चीजें आपको रख के। अदरवाइज क्या होता है, बहुत बच्चे लोग को मैंने देखा है या न्यू कमर्स को मैंने देखा है, वो कोशिश करते हैं कि जब भी कुछ एक्सचेंज होता है तो उनकी टेंडेंसी जो एक्सचेंज टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो इजीली एक्सचेंज कर देते हैं। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये पहला पोजीशन है मुझे लगता है जहां पे आपको रोक के थोड़ा चेक करना चाहिए कि अगर मैं ब्लैक होता खुद से, मतलब आप ब्लैक होते, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव खेला था यहाँ पे ब्लैक ने, डिंगलेरन ने, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। खुद मैंने एक दो बार ऐसे मैन्यूवरिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पे रुक a6 एक बहुत ही अच्छी मूव आ रही है, बिकॉज आप देखिए कि बोर्ड पे जो ऐसा पीस है जो कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं कर रहा है, सडनली आफ्टर रुक a6 एंड रुक g6
वो एक ऐसे एरिया में आ गया है जहाँ पे मैं बोलूँगा कि वही बैटल ग्राउंड है फिलहाल के लिए। तो वही एक तरीका भी था क्यों जो जो ब्लैक प्लेयर है वो B6 को डिले कर रहा है। अदरवाइज बहुत आसान सी मूव थी वो। C5 खेलते वक्त भी उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं रुक A6 रुक G6 आ सकता हूँ बाद में। तो एक बहुत ही बढ़िया मैन्यूवरिंग थी। BG3 खेला यहाँ पे, रुक G6 जो कि उनका मेन आइडिया था। अभी आप देखिए कि कितना उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गई। यहाँ पर उसकी वैल्यू शायद 2 या 1.5 के आसपास होंगी, उससे ज्यादा नहीं। पर यहाँ पर वो आप बोल सकते हैं इसको 4, 4.5 या 5 तक की वैल्यू उसकी बढ़ गई है। तो पीसेस की वैल्यू जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है, वो हमेशा चेंज होते रहती है। जैसे कि आप देखिए कि इस A1 रुक से G6 का जो रुक है वो हमेशा बेहतर है, राइट। तो रुक G6 खेला यहाँ पे, नाइट इंटू G4, बिशप इंटू G4, क्वीन F2। अब फाइनली ये एक ऐसा पोजीशन लग रहा था मुझे जो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, ब्रेक ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको आखिरी तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, बिकॉज जो ब्रेक उन्होंने ढूंढा वो बहुत ही बढ़िया था। तो रुक D8 खेला, क्वीन F2 का मे बी जो आइडिया था वो कभी ऐसा हो सकता था कि क्वीन जो है वो D4 को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसको रोका D8 से ब्लैक ने। किंग H2 खेला, एक वेटिंग मूव भी है और खासकर देखा जाए तो फिलहाल कुछ मूव था भी नहीं व्हाइट के पास ज्यादातर खेलने को। B6, क्वीन टू D2, F6 और फाइनली उन्होंने F6 खेल दिया। मैं सोच रहा था कि जब जब क्वीन C3 आएगा तब उसको जरूरत है खेलने की, लेकिन उन्होंने एक मूव पहले ही खेल दिया, क्योंकि क्वीन C3 के बाद मे बी क्वीन C4 भी आ सकता है। तो ब्लैक के पास आइडिया सिंपल है, किंग H7 बिशप E6 करके आप इसको आराम से हटा सकते हो। सो यहाँ पे क्वीन C3 खेला, रुक D6 और अभी एक एक ऐसा दौर शुरू हो गया इस गेम में जहां पे आप रीग्रुप करते हो अपने पीसेस को। आपको पता होता है कि इस पोजीशन में व्हाइट के पास कोई ब्रेक नहीं है, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब गेम से जो 3 पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, विन लूज और ड्रॉ, उनमें से अगर आपका लूज वाला रिजल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। फिर आप और ज्यादा एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए भी रेडी रहते हो, बिकॉज आपको पता होता है कि इसमें मैं बहुत ज्यादा रिस्क लूंगा तो भी मिनिमम प्रॉब्लम है इसमें मुझे। सो ये ऐसा ही पोजीशन था ब्लैक के लिए। रुक F2 खेला व्हाइट ने, किंग टू H7, सेफ्टी फर्स्ट, रुक F1। अब दिक्कत ये है कि ये जो रुक है इसको हमको और अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बिशप E6 खेला, बिकॉज ये जो G4 स्क्वायर है ये पूरे गेम में आप देखेंगे जी जहां से उन्होंने H4 खेला था वहीं से उन्होंने एक स्क्वायर स्पॉट किया G4, और पूरी देर वहां पर कोई ना कोई बैठ रहा था, कभी नाइट, कभी बिशप, कभी रुक, कभी क्वीन, हमेशा वहां कोई ना कोई था पूरे गेम में। तो यहाँ पे रुक F3 खेला, रुक G4 में भी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि बिशप जो है इसको यहाँ से हटा के C6 वगैरह पे आप रखो और आप G5 के लिए जाओ, बिकॉज इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट रहेगा रुक का। सो यहाँ पे क्वीन E1 खेला, G5 H4 को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया, और खासकर क्वीन C3 पे कुछ कर भी नहीं रहा था। क्वीन E8 खेला, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉन सैक्रिफाइस था, दैट इज C4, बिकॉज इसमें दिक्कत ये है कि आप क्वीन E8 रखने से कि आप अगर B2 मारते हो तो A4 मर रहा है क्वीन से, और अगर आप D2 मारते हो तो E4 मर रहा है। ये बहुत ही केयरफुली उनको देखना पड़ेगा। इसके बाद एक रीग्रुप करने का दौर शुरू हुआ, किंग H1, क्वीन टू G6, क्वीन F2, क्वीन E8, रुक A1, C4 अगर आप देते हो तो अभी B कट C4 मार रहे हैं ताकि A4 प्रोटेक्शन रहे, वही आइडिया था रुक A1 खेलने का। किंग G8, बिशप टू H2, रुक G6। जब आपको लगता है कि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो फाइनली उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लान ढूंढा, ये आपको जरूर देखना चाहिए। क्वीन F1 खेला यहाँ पे, क्वीन टू D7, रुक B1। अब रुक B1 में दिक्कत ये थी, आप क्वीन D7 में देखिए कि ऐसा नहीं कि विदाउट प्लान या विदाउट एनी रीजन मूव्स खेल रहे हैं वो। रीग्रुप करने का मतलब ये नहीं होता है। रीग्रुप करने का मतलब होता है कि आप पीसेस को सही जगह रख रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि कौन सी सिचुएशन आएंगी जहां मुझे ब्रेक ढूंढना है। जैसे ये एक पोजीशन था, सपोज आपने अगर यहाँ पे बिशप G3 जैसा कुछ मूव खेल दिया, मैं रैंडमली एक मूव दे रहा हूँ कोई दिखाने के लिए कि एक्चुअली क्वीन D7 का आइडिया क्या है, तो BG3 आप नहीं खेल सकते हो, बिकॉज उसमें शायद चांसेस थे कि वो इसको मार दे, बिकॉज जैसे ही आप इसको मारोगे तो रुक इनटू D3 आ रहा है और फिर B3 पे भी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट मूव था इसमें, लेकिन ऐसा हो सकता था, राइट। इसके लिए उन्होंने क्वीन D7 को रुक B1 खेल दिया और B3 को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया, ताकि आप जब भी यहाँ पे सैक्रिफाइस मारो तो वहां पे रुक इनटू B3 अवेलेबल है। सो रुक G4 खेला, फिर से रुक G3, और एक रुक एक्सचेंज हो गया इस पूरे रीग्रुपिंग में, राइट। तो इसके बाद अभी पीसेस जैसे जैसे लिमिटेड होते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है नाकामुरा को लग रहा है, व्हाइट को लग रहा है कि ये पोजीशन में होल्ड कर जाऊंगा, राइट।
bg4 खेला यहाँ पे। अब एक और दिक्कत है इसमें कि आप देखिए कि अगर आप सोचो कि ये सब भी ब्रिक्स हैं, तो अगर ये गिर जाती है तो सभी मरेंगे। तो अगर गलती से भी कभी बिशप d1 आके ये आ जाता है यहाँ से, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज होंगी व्हाइट के लिए। सो रुक a1 खेला यहाँ पे फिर से, क्वीन टू e6, क्वीन f2, किंग f7। अब यहाँ से आपको सोचना चाहिए कि क्यों वो किंग f7 ला रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे जब गेम में ऐसा हुआ था, और मैं इसको लाइव भी एनालिसिस कर रहा था अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, और बाद में भी मैंने ये देखा था। तो ये एक बहुत ही अच्छी चाल लगी थी। दो तीन चीजें ब्लैक ने इसमें बहुत ही बढ़िया किया था। खासकर किंग f7 के बाद उनका जो मेन आइडिया था दैट वाज कि इस किंग को वो एक्चुअली b7 लेके जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम होता है गेम में। आप किंग e8 से एक जगह कैसल कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं चलो भाई यहाँ से आके इधर आ जाते हैं, बिकॉज ये ज्यादा सेफ प्लेस है, बिकॉज ब्लैक इज ट्राइंग टू प्ले g5 एट सम पॉइंट। सो यहाँ पे रुक f1 खेला। रुक f1 के बाद यहाँ पे किंग e8, क्वीन टू e1, किंग d7, क्वीन टू c3, किंग c8, किंग g1 और किंग टू b7। मुझे लगता है शायद यूसन बोल्ट भी इतना जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे दूसरी जगह पे, राइट, जितनी स्पीड में ये किंग जो है वो पहुंच गए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो सेफ्टी के लिए किंग b7 पे बहुत सही लग रहा है फिलहाल, और खासकर जब आपको जिस साइड ब्रेक देना है तो उस साइड आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे वहां सेफ्टी रहने ही वाली है, तो ये एक अच्छी बात रहेंगी मेरे लिए, राइट। सो रुक f2 खेला यहाँ पे, क्वीन e8, रुक टू f1, क्वीन g6। फाइनली फिर से क्योंकि आपका क्वीन c3 पे पड़ा है, तो जब आप बिशप निकाल के क्वीन g4 वगैरह आओगे तो g3 पे भी अटैक है, और फिर आप g5 भी खेल सकते हो, बिकॉज उसमें h4 को इश्यूज रहेंगे। सो उसको देखते हुए किंग h2 खेला, g3 को प्रोटेक्शन दिया यहाँ पे, बिशप टू e6, क्वीन e1, क्वीन g4। और देखा जाए तो g4 को जिस हिसाब से ब्लैक यूज कर रहा है हर कुछ मूव्स के बाद, ये बहुत ही अच्छी बात है देखने लायक। क्वीन c3 खेला यहाँ पे, बिशप टू d7, क्वीन e1, बिशप c6। जितना हो सके ब्लैक सोच रहा है कि मेरे पीसेस कैसे परफेक्ट से परफेक्ट प्लेस पे आएंगे इंच बाय इंच, राइट। सो ये बहुत ही बढ़िया था, हर मूव पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है ब्लैक। क्वीन f2 खेला यहाँ पे, रुक टू d8, रुक a1, रुक टू h8। अब देखिए फिर से ये जो d6 का रुक है उसको रीग्रुप करने के लिए, उसको सही जगह लाने के लिए g4 पे ला सकता है वो, क्योंकि आप जब क्वीन हटा लोगे यहाँ से तो फिर दूसरा रुक g4 पे आ रहा है। सो क्वीन f3 खेला यहाँ पे, डेफिनेटली आपको नहीं मारना चाहिए, आपको पॉन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप पॉन इनटू मारोगे तो व्हाइट के पास इसके बाद f4 रहेगा। आप हमेशा इसको मेंटेन नहीं कर सकते हो बिकॉज e5 वीक हो जाएगा, फिर आप अगर मारते हो तो वो पॉन टेक्स मारेगा, और वो स्ट्रक्चर डेफिनेटली ब्लैक व्हाइट के लिए अच्छा लग रहा है। सो आपको नहीं मारना चाहिए ये। और क्वीन e6 खेला, रुक f1, रुक h6। ऑफ कोर्स जो आइडिया है वो यही है, रुक g6 और रुक g4। क्वीन इधर खेला वापस, क्वीन e8, क्वीन टू d1। अब प्रॉब्लम ये है आप रुक g6 नहीं आ सकते हो बिकॉज आपका h5 मर रहा है, राइट। मैं इनिशियली गेम में सोच रहा था कि क्वीन h8 खेल के आप उसको सक्सेस कर सकते हो, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है। जो ब्लैक ने किया वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। रुक h8 वापस आए वो, बिशप टू e1, pd7, किंग h1। दोनों वेटिंग मूव्स भी दे रहे हैं बीच बीच में, और खासकर ब्लैक कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे अपने पीसेस को और अच्छी जगह दूं। क्वीन g6 खेला यहाँ पे, किंग h2, रुक d8। फिर से यहाँ पे कुछ थ्रेड्स बन रहे हैं c4, क्योंकि रुक की फाइल में क्वीन जो है वो आ गया है। bg3, क्वीन टू g4। फिर से क्वीन एक्सचेंज अलाउ किया। मुझे जहां तक लग रहा था इस गेम में आप एक्चुअली आप क्वीन f3 के लिए भी जा सकते हो, बिकॉज फिर से वही आइडिया होंगी कि आप क्वीन एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। बट जब मैं गेम देख रहा था तो मुझे लगता है विद इन 10 to 15 सेकेंड्स नाकामुरा ने ये डिसाइड कर लिया था कि क्वीन एक्सचेंज कर लेना चाहिए, और उन्होंने क्विकली ये मार दिया। हालांकि उस वक्त 3 से ज्यादा मिनट थे उनके पास, राइट। सो बिशप इंटू g4 मारा, और इस वक्त तो बिल्कुल उनको लग रहा होगा कि ये पोजीशन में अभी होल्ड कर लूंगा, बिकॉज बोर्ड पे अपोजिट कलर बिशप है, सिर्फ रुक बचा हुआ है, कहीं से कोई ब्रेक नहीं है, बोर्ड पे बहुत सारे पॉन्स पड़े हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ से ब्लैक ने कंटिन्यू किया खेलना और प्रेशर मेंटेन करता है, बहुत ही काबिले तारीफ है, और जरूर देखना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ऐसे एंड गेम्स में ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो ड्रॉ ही होने वाला है, लेकिन हम आगे देखते हैं क्या हुआ। किंग g1 खेला, c6 में भी ब्लैक का जो आइडिया है वो b5 खेल के यहाँ से एक्स्ट्रा पॉन क्रिएट करना है। सो रुक a1 खेला उसको, क्योंकि आप b5 नहीं आ सकते हो, टेक्स टेक्स और रुक इनटू a5 मर रहा है। रुक a1 खेला, रुक a8 खेला,
बिशप E1। अभी भी ब्लैक कोशिश कर रहा है कि A5 पे प्रेशर रहे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेला ब्लैक ने, दैट इज B5। अब आप देखिए कि अगर आप A into B5 मारते हो तो सी कट B5, और एक्चुअली आप रुक इंटू A5 और बिशप इंटू A5 दोनों ही सोच सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बोर्ड पे प्रैक्टिकली लग रहा था कि हाँ डिफिकल्टीज होंगी, खासकर रुक इंटू A5 के बाद इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते थे, राइट। ब्लैक अभी भी ठीक ठाक हो सकता था, बिकॉज अगर हम इसको देखें तो रुक इंटू A5, रुक इंटू A5, और यहाँ पर B4 भी आ सकता है, और मैं सोच रहा था एक्चुअली BD1 भी एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि अगर ये ब्रिक गिर जाती है तो सभी को दिक्कत होंगी। हालांकि B5 के बाद उन्होंने गेम में किंग F1 खेला और वो पॉन एक्सेप्ट नहीं किया। किंग टू B6, अब उसको सपोर्ट मिल गया है। बिशप C3, B4 अटैक है बिशप पे, D2 आ सकता था वो एक्चुअली, और उन्होंने बिशप B2 खेला। उसके बाद मुझे लगता है ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपका जो बिशप है वो बहुत ही गलत जगह है, राइट। ठीक है, आप D4 के लिए ट्राई कर रहे हो, उसी को रोक लिया उन्होंने रुक D8 से। किंग टू E1। अब इसमें दिक्कत ये थी कि ब्लैक सिर्फ D4 को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो C4 कोशिश भी कर रहा है, बिकॉज C4 में अगर आप समझिए कि यहाँ पे अगर C4 आ जाता तो आप D2 नहीं मार सकते हो, क्योंकि रुक D2 आ रहा था, इसीलिए उन्होंने ये खेला। और अगर आप B2 मारते तो B3 देके मैं D3 मार लूंगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव था एक्चुअली। किंग C7 खेला, किंग D2, किंग टू D6, रुक F1, किंग E6। अब ब्लैक का मेन कोशिश है G5 ब्रेक या फिर G6 F5 ब्रेक, दो में से कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे किंग E1 खेला, रुक टू G5, किंग F2, G5। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था गेम में कि जब उन्होंने रुक G8 खेल के G5 खेला था, तो लग रहा है कि ब्लैक जब भी व्हाइट जब भी इसको मारेगा तो ब्लैक शायद रुक से मारने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने HG मारा तो FG भी एक बहुत ही अच्छा स्क्वायर है, मतलब मूव है, बिकॉज अब देखिए कि टेक्निकली ब्लैक जो है वो एक पॉन अप है, आपके पास किंग साइड में 2 वर्सेस 1 है। ये एक बहुत अच्छी बात है, आपके पास फर्स्ट एडवांटेज तो डेफिनेटली है। भले ही आपको इंजन कुछ भी बोले, लेकिन ह्यूमन प्लेयर के लिए व्हाइट से खेलना बहुत डिफिकल्ट है, और ब्लैक से बहुत ही स्मूथ मूव्स आ रही है। तो यहाँ पे किंग G3 खेला। अब यहाँ से आप देखिए कि उन्होंने कैसे ब्रेक ढूंढा, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ब्रेक ढूंढा था। रुक D8 खेला यहाँ पे। अब फिर से इसके पहले जब हमने रुक D8 खेला था तो किंग E1 रखा था उन्होंने D2 को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि किंग G3 पे, राइट। मतलब मैं C4 ब्रेक के लिए रेडी हूँ। अगर आप D-टेक्स मारते हो तो मैं रुक D2 आ जाऊंगा, और अगर आप B2 मारते हो तो मैं B3 सैक्रिफाइस देके फिर D3 मारूंगा। और अनफॉर्चुनेटली आपके पास रुक D1 भी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस बिशप। सो एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन लाया था उन्होंने। रुक F2 खेला, C4, ये बहुत ही बढ़िया चाल थी, और मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर भी अभी व्हाइट के ऊपर है कि कैसे मैं डिफेंड करूंगा इसको। भले ये पोजीशन इक्वल हो अभी भी, लेकिन साइकोलॉजिकली डेफिनेटली ब्लैक के पास एडवांटेज है। सो B2 C4 मारा, यहाँ पे C5। अब मैं एक्चुअली पहले सोच रहा था कि जब मैं लाइव देख रहा था तो मुझे लगा शायद B3 आने वाला है, बिकॉज डायरेक्टली अगर आप इसको मारते हो तो रुक इनटू पॉन आ रहा है, और फिर B7, B3 और E3 दोनों मर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, B3 को एक्चुअली D4 आ रहा है। दैट वाज द रीजन कि उन्होंने C5 खेल दिया, और ये एक बहुत ही शॉकिंग पॉन सैक्रिफाइस था। भाई आप एक पॉन सैक्रिफाइस दे रहे हो और अगला मूव आप एक पॉन का खेल रहे हो और नॉर्मल गेम चालू है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी बात सीखने लायक थी, और किस मैच्योरिटी से उन्होंने उसको हैंडल किया पोजीशन को, और वो भी कम टाइम में, बहुत ही बढ़िया तरीका था ये देखने लायक। सो रुक D2 खेला यहाँ पे, रुक C8। अब ये भी एक बहुत बढ़िया चाल लगी थी मुझे, बिकॉज आप नॉर्मली वेट कर रहे हो, और खासकर अगर आप D4 खेलते हो इसमें, तो प्रॉब्लम ये है कि CD मारने के बाद मैं रुक इंटू C4 भी आ सकता हूँ इसमें। और यहाँ पे जैसे ही बिशप A1 खेला तो अब वो रुक F8 आ गए। हालांकि वो पहले ही रुक F8 आ सकते थे यहाँ पे, बिकॉज आप कभी भी रुक एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज टेक्स टेक्स और बिशप D1 आ रहा है, और डेफिनेटली ये बिशप एंडिंग भले ही अपोजिट कलर है बोर्ड पे, लेकिन क्योंकि आपके पास किंग साइड में एक पॉन एक्स्ट्रा है और C2 और A4 दोनों मर रहे हैं, क्वीन साइड में भी एक एक्स्ट्रा पॉन है, तो डेफिनेटली ब्लैक जीतना चाहिए। बट उन्होंने रुक C8 खेला, बिशप A1, रुक टू F8, C3। अब ये एकदम डेस्परेट मूव था, बिकॉज अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जैसे ही यहाँ पे रुक F1 खेला तो बिशप B2 आ गए वो, बिशप D1। अब मुझे लगता है यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अब पॉन की बात नहीं है, मतलब सिर्फ A4 नहीं मर रहा है, ब्लैक इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मेटिंग नेट, राइट, H4 से। तो जैसे ही D4 खेला यहाँ पे, अब इसको मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको पॉन टेक्स यहाँ मारते हो या यहाँ मारते हो
तो 3 पॉन एक फाइल में आ जाएंगे। तो उसको देखते हुए उन्होंने h4 खेला, चेक, किंग h2, और मैं बोलूंगा कि अभी आप देखिए कि ब्लैक से क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो आप बीच बीच में कभी पॉज करके भी देख सकते हो, वीडियो में मैं उतने पॉज नहीं डाल सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे जैसे किंग h2 खेला, यहाँ पे g4 आ गया और ये गेम कंप्लीटली अभी लॉस्ट है, बिकॉज अब आप अगर पॉन टेक्स पॉन मारते हो, वैसे यहाँ पर उन्होंने रिजाइन कर दिया था, बट हम क्विकली देख रहे हैं कि क्या हो सकता था इसमें आगे। जैसे आप पॉन इंटू पॉन मारोगे तो डेफिनेटली g3 चेक, किंग h3 और रुक h1 मेट हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और अगर आप इसमें g3 खेलते हो तो इसमें दिक्कत ये है कि आप सिंपली h3 आ सकते हो विद द आइडिया ऑफ बिशप टू f3 और रुक h1, और मेट ही हो रही है। तो पीसेस की एक्टिविटी हमेशा मायने रखती है। पीसेस आपके पास भले इक्वल मटेरियल है, यहाँ भले पॉन अप भी हो, जैसे आप देखिए कि व्हाइट जो है वो पॉन अप था एक पॉइंट पे, लेकिन उसके पीसेस पूरे ड्राई थे, पूरे डल थे, और व्हाइट ब्लैक के जो पीसेस है वो बहुत एक्टिव थे पॉन डाउन पोजीशन में भी, राइट। टेक्निकली वो पॉन अप भी था किंग साइड में। तो एक बहुत ही बढ़िया डेमो दिया था उन्होंने इस एंडिंग को समझने का कि रुक एंड अपोजिट कलर बिशप में जब पोजीशंस आते हैं तो हमेशा ड्रॉ नहीं होते हैं। इसके पहले भी मैंने इस पर कुछ वीडियोस डाले हैं, तो आपको वो भी जरूर देखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों को हम जो छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स हैं, रुक की एक्टिविटी, बिशप का डायगोनल, किंग की प्लेसमेंट, एक्टिविटी ऑफ जो जो आपकी पॉन स्ट्रक्चर है वो, और आपका ओवरऑल जो जो पोजीशन है उसको आपको जज करना चाहिए, ना कि सिर्फ आप मटेरियल देख के बोलो कि नहीं अपोजिट कलर बिशप बोर्ड पे या ड्रॉ होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। सो मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा, और जिस हिसाब से हमने इस गेम को, मतलब जब मैंने देखा था तो मुझे लगा डेफिनेटली इसको हमको कवर करना चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेगा ही लोगों को, राइट। तो बहुत जल्दी हम दूसरे वीडियो में भी मिलेंगे। हमने हाल ही में अनूप भैया और अर्शित राजा के साथ भी कुछ लाइव स्ट्रीम्स किए थे, तो आपको वो भी चेक कर सकते हो आप। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको कोशिश करूंगा उसको बनाने की। तो यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ सही है, आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय।